तो देखो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है x1, y1। वो x1 कुछ भी हो सकता है, y1 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है x2, ये है x1, y1। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है x1, y1। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है x2, y2। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और इन दोनों को लाइन जो ज्वाइन कर रहा है वो कौन है? AB। मान लो यहाँ पे और एक पॉइंट है जिसका नाम C है और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता नहीं है। यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट भी हम लोग को पता है। और क्वेश्चन में दे दिया है कि ना ये जो पॉइंट है ना वो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1। या मान लो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m:n या a:b। ये a:b कुछ भी हो सकता है, ये 2:3 हो सकता है, 5:1 हो सकता है, 6:2 कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये पॉइंट को, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट भी पता है और आपको ये रेशियो भी पता है, और आपको क्या बोला है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो कि इस लाइन को m:n में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। x इजिकल टू, तो x का वैल्यू मुझे निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? आपको ये m जो है ना उसको x2 से मल्टीप्लाई करना है और जो n है उसको x1 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में क्या करना है? m प्लस n। तो इससे आपको ये x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y का वैल्यू कैसे निकलेगा? m इंटू y2। आपको क्रॉस में जाना है, मतलब इधर का चीज को उधर मल्टीप्लाई करना है, उधर का इधर। m इंटू y2 n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अगर मुझे ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है और मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंट C है ना वो इसको m:n में डिवाइड करता है, और सोच लो कि मुझे इस पॉइंट का पोजीशन पता नहीं है जो कि x, y है, उसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय दिस प्लस दिस। इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला की तरह काम करता है। मान लो ये एक लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये x एक्सिस हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। तो मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है और हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो कि समझ में आए, और भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्वेश्चन ये रेज करने का कोई मतलब नहीं है कि सर आप लाइन को ऐसे ही क्यों बनाए, ऐसे बनाइए। मतलब हम ऐसा कुछ सिचुएशन लेते हैं कि हम लोग को पहले से आंसर पता होगा, अभी चेक करेंगे कि फॉर्मूला से भी वो आंसर आ रहा है तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला काम कर रहा है कि। तो मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये -4,2 हो गया, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4,2 हो गया। और हम यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहे हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,2। देखते हैं फॉर्मूला से आता है कि। और हम लोग को इसमें एक एडवांटेज क्या है कि हम लोग को ये भी पता है कि ये जितना दूरी है ये दूरी भी उतना ही है। मतलब रेशियो क्या आने वाला है? 1:1। क्योंकि देखो ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है? 4 है, और ये दूरी कितना है? 4 है। तो 4 और 4 का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा? तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू हो गया n1 और n का वैल्यू भी 1 हो गया। एक जनरल एग्जांपल से चेक कर लेते हैं, अगर आंसर यही आ गया मतलब फॉर्मूला ठीक। तो x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू फॉर्मूला होता है m, हाँ
ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है और ये सी हो गया हमारा m/n। तो हम लोग कैसे निकालते हैं n इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला है। चेक करते हैं इससे कि x का वैल्यू 0 ही आता है कि नहीं। तो m का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू हो गया कितना 4 प्लस n का वैल्यू हो गया 1 और x1 का वैल्यू हो गया -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि m/n मतलब 1:1 m प्लस n। ये हो जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो सही आ रहा है। y का वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि सही है कि नहीं। m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। 1 y2 का वैल्यू कितना है 2 है प्लस 1 y का वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 2 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 0 है, दैट मींस ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में वर्क कर रहा है तो बाकी सिचुएशन में क्या होगा, वर्क करेगा। ये समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का वैल्यू है -2,5 और एक पॉइंट का वैल्यू है 1,-9। ऐसे ए और बी मेंशन नहीं है, आप ए बी खुद ले लेना, कुछ भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन ये मेंशन कर दिया कि ये जो लाइन है ना ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। क्या बोल दिया, ये लाइन मतलब ये जो भी लाइन है ना वो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है, तो बोला कि ये जहां से भी ये एक्स एक्सिस से पास करे, मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस से कहां पे पास करे, मान लो ये ए है और ये बी है और ये आपका सी है। आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो सी है ना वो इस लाइन को क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके अलावा आपको ये भी पूछ दिया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। सीधा सा बात है, जो भी जब लाइन एक्स एक्सिस से पास करेगा तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0 होगा। समझ में आया कि नहीं। तो आपको बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको रेशियो निकालने बोलेगा ना तो ये इजी करने के लिए है, ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। लेकिन मैं आपको दोनों तरीका से करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि सर आप यहाँ पे m/1 की जगह कुछ और क्यों ले लीजिए। ओके, तो जब भी आपको रेशियो निकालने बोलेगा ना तो आपको रेशियो क्या लेना है, k/1 लेना है, m/n नहीं लेना है। एक बार m/n लेके भी देखेंगे। तो हम लोग क्या बोल दिया, ये एक लाइन है जो कि किसको पास कर रहा है, एक्स एक्सिस को पास कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे पास कर रहा है वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0। अगर ये y एक्सिस को पास करता है तो वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,y होता है। आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको रेशियो क्या ले लेना है, k/1। यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो हम लोग को ये रेशियो निकालना है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ये x,0 कैसे होगा। अगर y एक्सिस को कट करता तो क्या होता, 0,y होता। ओके, तो हम लोग को ये रेशियो निकालना है। उसके अलावा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, k इंटू, तरीका वही रहेगा, ये इंटू 1 मतलब m/n होता था ना, तो m इंटू ये होता था 1 इंटू -2 मतलब m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अगर आपको रेशियो निकालने बोलेगा तब k/1 लोगे। अगर आपको रेशियो पहले से दिया रहेगा तो उसको तो आप k/1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब रेशियो आपको नहीं दिया रहेगा तब आपको उसको क्या लेना है, उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। हम लोग एक बार m/n लेके भी देखेंगे क्या प्रॉब्लम होता है, देखेंगे, समझ में आया। ओके, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा k इंटू y2 मतलब -9, 1 इंटू y1 जो कि 5 है डिवाइडेड बाय k प्लस 1। लेकिन हमारा y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो
ये k प्लस 1 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -9k प्लस 5 इजिकल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 उधर 0 हो जाएगा। तो 9k इजिकल टू क्या हो जाएगा 5, k इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/9। k इजिकल टू हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो हम लोग को k का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए k:1। तो यहाँ पे अगर मैं 5/9 डाल दूँ तो 5/9:1 हो जाएगा। अब 5/9:2 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 5:9, तो 9 उधर चले जाएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर में अगर 1 डिवाइड करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा ना। तो ये रेशियो हो गया ना 2:3। उसी तरह से 5/9 में अगर 1 डिवाइड हुआ तो 5/9 ही बचेगा, जो कि रेशियो हो गया 5:9। नहीं समझे? अब हम लोग को रेशियो पता चल गया, मतलब k का वैल्यू पता चल गया। अब ये k का वैल्यू को अगर हम इसमें डाल दें तो मुझे x का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, देखो k का वैल्यू कितना है 5/9 इंटू 1, और ये 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और नीचे में हम डाल देंगे 5/9 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 9 2 जा 18, 5 - 18 होगा, नीचे हो जाएगा 5, फिर से एलसीएम लेंगे तो इसका ये 9 क्या होगा कट जाएगा, ऊपर में बचेगा -7 और नीचे कितना बचेगा 14, ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1/2, -1/2, 0। कुछ समझे? ये आपका क्वेश्चन था, ये इसका पहला स्टेप, ये इसका दूसरा स्टेप, फिर इससे हम लोग ये निकाले और उससे हम लोग को रेशियो पता चल गया, और फिर यहाँ पे डाल के हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट पता चल। सर वहाँ पे 7 कहाँ से आ गया? अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ गलती हुआ है। अच्छा 5 - यहाँ 13 बचेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो 5 - 18 कितना हो जाएगा -13/14। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -13/14। समझ में? ये हो गया -13, 5 9 हो गया 14। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -13/14, 0। अब ठीक है ना? सर m/n से भी तो ऐसे ही निकल रहा है। क्या चीज़? m/n से भी तो ऐसे ही निकल रहा है। देखो m/n से भी करके देखते हैं। इसमें हम लोग को रेशियो से पता चल गया, वो k का वैल्यू पता चलने के बाद 5/9, तो x को उसको रेशियो को पुट करके भी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन तुम अगर इसको ऑलरेडी लिख चुके हो वो बराबर ही बात होगा। अगर तुम जैसे बोल रहे हो ना कि 5 वाला को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 वाला को इसमें, उससे भी निकल जाएगा। वो भी देख ही लो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 1 + 9 × -2, वही बराबर बात ही, +5, तो ये हो जाएगा 14, ऊपर में हो जाएगा 5 - 18, वही होगा -13/14। और तुम क्योंकि ये स्टेप तो बेटर है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो पहले y का वैल्यू में पुट करके रेशियो निकाल लो, फिर वैसे ही कर लो जैसे तुम करना चाहते हो। m/n लेके देखते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा m × 1 + n × -2 डिवाइडेड बाय m + n, और y का वैल्यू हो जाएगा m × -9 प्लस n × 5 डिवाइडेड बाय m + n। तो k वाला k:1 लेके तो बता ही दिए हैं, लेकिन तुम लोग क्या करना, जब भी रेशियो निकालने बोले ना तो k:1 ही लेके करना। इसको लेने में प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। हम लोग का y का वैल्यू कितना है 0 है ना, तो m/n उसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -9m + 5n = 0। ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 9m = 5n। समझ में है कि नहीं? और m/n का मतलब क्या होता है m/n। तो हम लोग का m को यहीं रहने दो, n को इधर ले आओ, इधर 5 रहेगा और इधर क्या आ जाएगा 9। नहीं समझे? ये n को इधर ले आए और ये 9 को उधर ले गए, तो m/n का वैल्यू कितना आया 5:9। तो मतलब यहाँ इसका वैल्यू आ गया 5:9। अब इसको लेकर हम अगर इसमें पुट कर दे तो 5 × 1 + 9 × -2 डिवाइडेड बाय, तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, 5 × 1 9 × -2
डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 14, वही हो जाएगा माइनस 13 बाई 14, तो बराबर ही है। वही है। समझ में आई? तो तुम लोग को जो उचित लगे करो, मेरे को ये कोई करो प्रॉब्लम या नहीं। केस टू वन दोनों से। अभी जितना स्पीड में हुआ है ना, अभी हर्ष का एक स्टेटमेंट रखे सर, उससे इजी तो ये है। वही तो मेरे को भी लगा। सोच लो, इधर देखो, ये 0 है, वो 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1,1, फिर ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये पॉइंट है 2,2, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पॉइंट है 3,3। ये सभी के सभी पॉइंट जो है ना, वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं? ये सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं? तो जब जब कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन पे आता है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे पॉइंट, जरूरी नहीं कि 3 ही पॉइंट, कितने भी पॉइंट्स हो, लेकिन अगर वो लोग एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको कोलिनियर बोलेंगे, और लाई नहीं कर रहा है एक ही लाइन पे तो उसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे। समझ में आया? ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये इसका मीडियन है। क्या है? इस लाइन, ये लाइन क्या है? मीडियन है इसका। मीडियन का मतलब होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन है जो ट्राइंगल का वर्टेक्स से एक साइड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, और वो एक ऐसा लाइन है जो इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कितना रेशियो में डिवाइड करता है? 1:1। अब इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y3। और आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालने बोला है? आपको कोऑर्डिनेट निकालने बोला है एक ऐसा पॉइंट को का, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? तो सेंट्रोइड जो होता है ना, मीडियन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो आपको ना, आपको एग्जाम में ये दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, और आपको बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट निकालें। समझ में आया ना? इसका कोऑर्डिनेट निकालें, इसका कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने से पहले मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। समझ में आया? और इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ क्यों बता रहे हैं जनरल फॉर्म में? क्योंकि आपको अभी जो हम बता रहे हैं उससे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि पहले इसके हेल्प से ये निकालो, फिर इसके हेल्प से ये निकालो, उसमें लंबा टाइम लगेगा। तो हम क्या करने वाले, एक फॉर्मूला बता देंगे जिससे आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो पहले समझो। तो सबसे पहले समझ लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ है, जिसको हम नाम दे दिया x1 y1। तो हम लोग जानते हैं मीडियन क्या करेगा? इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब 1:1। तो सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। समझ में आएगी? तो इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक तो इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x डैश कॉमा y डैश। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? x डैश निकालना है। x डैश कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाला चीज उसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाला चीज उसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 × x2 प्लस 1 × x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, जो कि हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। यहाँ तक समझ में आएगा? सिमिलरली हम लोग का y डैश कैसे निकलेगा? 1 × y2, तो डायरेक्टली लिख देंगे y2, और 1 × y1, तो डायरेक्टली y1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो अब हम लोग को क्या पता चल गया? इसका वैल्यू पता चल गया, ये है, और इसका वैल्यू ये है, ये पता चल गया। अब हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। ठीक है, हम लोग को x निकालना है। तो ये वाला रेशियो किधर मल्टीप्लाई होगा? इधर। और ये वाला रेशियो, इस रेशियो में ये वाला नंबर किधर मल्टीप्लाई होगा? इधर वाला कोऑर्डिनेट में। और ये वाला नंबर किधर मल्टीप्लाई होगा? उधर वाला कोऑर्डिनेट में। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो 2 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? इधर का x में। इधर का x का वैल्यू कितना है? x1 प्लस x2 बाय 2। तो 2 × x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस इधर वाला 1 उधर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × x3 बाय ये दोनों का एडिशन 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अरे समझे कि नहीं? हाँ 2 + 1 तो ये 2 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा? x1 + x2 + x3y3। 3 तो ये फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, अगर आपको एक ट्राइंगल में ये कोऑर्डिनेट दे दिया है तो आप यहाँ के x को डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? इसका x1 + x2 + x3 करके बाई 3 करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए फिर तुमको ये वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर तुमको y निकालना है तो y के लिए भी वही सेम प्रोसीड्यूर होगा। ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर y का वैल्यू कितना है? 2 × y2 + y1/2। ये वाला नंबर इधर वाला का y से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 वाला नंबर इधर का y से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 1 × y3 डिवाइडेड बाय 2 और 1 है ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? y1 + y2 + y3। समझ में आएगी? तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसका लोकेशन बता सकते हो। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ देखो एक ट्राइंगल का ना 3 वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3, -5 और -7, 4 और 10, -2। इसमें ABC करके कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, ये हम अपना हिसाब से लिए हैं। बाकी आप चाहो तो ये वाला कोऑर्डिनेट को यहाँ ले सकते हो, इसको उधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी ले लो। सर ये डायग्राम बनाएंगे जब लिखेंगे तो आंसर बेटर है कि बनाओ, डायग्राम तो हमेशा ही बनाना चाहिए। तो मैथ में तो पक्का बनाना चाहिए। सेंट्रोइड का लोकेशन निकालना है, तो हम लोग को सेंट्रोइड का लोकेशन कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3। तो सिंपली क्या करेंगे, सबका x का वैल्यू का ऐड कर देंगे। 3 + -7 + 10/3। तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 3 6 6/3 2। y का वैल्यू हो जाएगा -5 + 4 + -2/3। तो -5 और 4 हो गया -1, -1 -2 हो गया -3, -3/3 हो जाएगा -1। तो हम लोग को वो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता चल गया, कितना है? 2, -1। समझ में आया ना? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जिसमें लिखा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड AB। तो AB नाम का एक लाइन है, A का वैल्यू कितना दे दिया है? -4,3 और B का वैल्यू कितना दे दिया है? 2,8 और पॉइंट P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है m,6। ठीक है, और आपको क्या बोला है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने भी बोला है और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी निकालने बोला है। देखो रेशियो का हम लोग 2 तरीका से ले सकते हैं, k:1 और m:n ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी m का यूज है तो हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ k:1 ही लो। दोनों से तो सेम ही आंसर आता, करके भी दिखाए थे, तो k:1 ले रहे हैं। ओके, अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। अगर आप इसके हेल्प से k का वैल्यू निकालोगे ना तो नहीं निकलेगा, क्योंकि दो मिसिंग पैरामीटर हो जाएगा, क्योंकि k ऑलरेडी मिसिंग है और m भी मिसिंग है। तो आप k का वैल्यू किसके हेल्प से निकालो? बगल वाला से, मतलब इसके हेल्प से जो गिवन है। तो ये y वैल्यू है ना, तो 6 इज वैल्यू क्या हो जाएगा? k इंटू इसका y वैल्यू। अरे क्योंकि ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू, तो y वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y वैल्यू को यूज करेंगे ना। y वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y का वैल्यू यूज करेंगे। तो 6 ये इसका x वैल्यू है और ये इसका y वैल्यू। तो k इंटू इसका y2 कितना है? 8। 1 इंटू इसका y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय k + 1। तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6k + 6, ये हो जाएगा 8k + 3, वो उधर चल जाएगा, हो जाएगा 2k, और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो k का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो k का वैल्यू अगर है 3/2 और इधर 1 है, तो 3/2 में अगर हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3/2 ही आएगा। तो रेशियो कितना हो गया? 3:2। तो हमारा रेशियो हो गया 3:2। अब एक बार रेशियो पता चल गया तो हम लोग m निकाल सकते हैं। m कैसे निकालेंगे? m हमारा कौन सा वैल्यू है? x वैल्यू है। तो ये वाला इसका x में मल्टीप्लाई होगा 3 × 2, और ये वाला इसका x में मल्टीप्लाई होगा 2 × -4 डिवाइडेड बाय 3 + 2।
तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 8/5 माइनस 3/5। समझ में आया? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/5, 6। इधर कुछ गड़बड़ है, -2, ये हो जाएगा -2/5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/5, 6। ये समझे? अभी हम जो बता रहे हैं उसको सुने। अब तो हम अभी थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये सब कुछ नया है तो इसको देखो ध्यान से। और ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है, ठीक है? क्या है? लाइन है। और ये लाइन यहाँ पे एक एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये ढलान जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ। जैसे यहाँ पे कोई बैठेगा तो फिसल के नीचे आ जाएगा। तो जो ढलान होता है ना उसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप निकालने का क्या क्या तरीका होता है समझो। स्लोप निकालने का एक तरीका, अगर आपको एंगल दिया रहेगा तो स्लोप निकालने का तरीका है tan थीटा। मतलब जो भी एंगल दिया रहेगा ना उसका वैल्यू tan में डाल देना, ओके? और ये स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सीधा सा बात है, एंगल जितना जितना बढ़ेगा ढलान क्या होगा? बढ़ेगा। एंगल जितना कम होते जाएगा ढलान भी क्या होगा? कम होगा। और ढलान को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो एंगल बढ़ने से ये स्लोप भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ये एक तरीका है स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? मान लो इस पे आपको 2 पॉइंट दे दिया है। ये पॉइंट दे दिया है x2 और y2, और यहाँ पे और एक पॉइंट दे दिया है x1 और y1। समझ में आया? एक तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन में अगर एंगल दिया रहेगा तो आप स्लोप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, मतलब ये पॉइंट का वैल्यू भी दिया हुआ है और ये पॉइंट का भी वैल्यू दिया हुआ है, तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूँ? एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे रुचि बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है? P/B। tan थीटा होता है P/B। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब क्या हो गया? बेस। तो थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 का जो ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और जो बच गया वो क्या होता है? बेस। तो हम लोग को ना इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगा? देखो, ये पॉइंट दिख रहा है सबको, इस पॉइंट का ये 0,0 है ना, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ ये हो गया हमारा x1। अरे ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ x1 जाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ कितना जाना पड़ेगा? y1। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया y1। समझ में आया? उसी तरह से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना x2, y2, तो मुझे कितना जाना पड़ेगा? इधर x2 और इधर कितना जाना पड़ेगा? y2। यहाँ पे बना दे रहे हैं, इधर कचरा हो जाएगा इसीलिए। समझ में आया? तो मुझे रुचि बताओ, ये x2 है और ये x1, तो ये कितना होगा? x2 - x1। b का वैल्यू हो जाएगा x2 - x1। नहीं समझे? और ये y2 है और ये y1 है, ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस, समझे? और tan थीटा निकालने का तरीका क्या होता है? P/B। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप निकालने का 2 तरीका हो गया। एक तरीका हो गया अगर आपको एंगल दिया रहेगा तो सिंपली tan थीटा, और एक तरीका हो गया अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? तो और देखो, ये जो स्लोप है ना, इसको कभी कभी क्वेश्चन में ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रेडियंट पूछा मतलब आपको स्लोप ही पूछा है। एक तो लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -8,11 और यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,y, और इस लाइन का स्लोप भी दे दिया है। स्लोप को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और स्लोप का वैल्यू कितना दे दिया? -4,3, और आपको बोला y निकालने के लिए। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दिया रहता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो मान लो ये हमारा x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? y माइनस -8, सर सॉरी y माइनस 11,
y माइनस 11 और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 8। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा y माइनस 11 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 8 10। और m का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है -4/3, तो उससे रिलेट कर देंगे। तो y माइनस 11 इजकल टू ये 3 इधर आ जाएगा 3y माइनस 33 इजकल टू हो जाएगा -40। तो 3y इजकल टू हो जाएगा -40 प्लस 33 कितना हो जाएगा -7। अरे तेरे को बोले थे ना लॉक कर दे यार, कैसे करते हैं बता मुझे। दबा के रख 2 सेकंड। तो यहाँ पे 3y इजकल टू हो गया -7, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -7/3। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या डिस्कस करेंगे? आपको एक लाइन दिया रहेगा, बोलेगा उसका इक्वेशन निकालने के लिए। तो आपको कितना टाइप का इक्वेशन पूछ सकता है, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, लेकिन आपको क्या क्या सिचुएशन दे सकता है। पहला सिचुएशन दे सकता है कि आपको एंगल दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। मान लो एक पॉइंट दे दिया x1 y1, ये एक पॉसिबिलिटी है, समझ में आया? तो इस पॉसिबिलिटी का एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे थीटा इजकल टू दे दिया 45 डिग्री और एक पॉइंट दे दिया कितना 2,3 और आपको क्या बोला है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो। तो इसको कैसे निकालोगे? अब देखो जैसे ये हमारा है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ये एक लाइन है जो कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री और किससे पास कर रहा है 2,3 से। समझ में आया ना? तो हम लोग का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब एंगल दिया रहता है 10 थीटा है और जब 2 पॉइंट दिया रहता है तब क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उस तरीका से स्लोप नहीं निकालेंगे, हम लोग इस तरीका से निकालेंगे। तो 10 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा स्लोप निकल गया है, लेकिन हम लोग को स्लोप निकालने नहीं बोला, इक्वेशन निकालने बोला है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लेना है, इधर या उधर कहीं भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x, y, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो वो पॉइंट क्या ले लिया हम लोग x, y। अब हम लोग यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्योंकि स्लोप निकालने का एक तरीका क्या होता है, अगर आपको 2 पॉइंट दिए रहेगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो हम लोग का यहाँ पे एक ही पॉइंट था, तो एक पॉइंट हम लोग रैंडमली ऐसे ले लिए। तो क्या लिखेंगे y माइनस 3 बाई x माइनस 2। हमेशा जो अननोन पॉइंट लोगे ना उसको पहले लिखना। और हम लोग का m का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, कितना निकल गया है 1। इसको रिलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो फाइनली हो जाएगा x माइनस y माइनस 3 उधर जाके हो जाएगा 2 के साथ मिलकर +1। ये हमारा इक्वेशन होगा, समझे? ये एक पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में क्या क्या दिया रहेगा आपको? एक एंगल और एक पॉइंट। एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ना 2 पॉइंट दिया रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा? 2 पॉइंट दिया रहेगा। मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया x1 y1 और एक पॉइंट दे दिया x2 y2। आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा। यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ नहीं है, आपको 2 पॉइंट दे दिया है और आपको क्या बोला है कि इसका इक्वेशन निकालो। मान लो जैसे ये दे दिया 2,3 और ये दे दिया सोचो 5,6 और आपको बोला इसका इक्वेशन निकालिए। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या निकालना है? इसका स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3y 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। स्लोप निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लेना है x, y। इक्वेशन जब भी बनाओगे तो एक रैंडम पॉइंट लेना है, इधर लो उधर लो कहीं भी लो, लेकिन लाइन पे ही रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, इसको तो ये तो x1 y1 है, इसको अब हम लोग क्या मान लेंगे x2 y2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? तो स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 मतलब 3 एंड x माइनस x1 मतलब हो गया 2। और हम लोग m का वैल्यू ऑलरेडी निकाले हैं, उससे रिलेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो फाइनली हो जाएगा x माइनस y माइनस 3 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा +1 इक्वल टू 0।
ये एक सेकंड पॉसिबिलिटी। सर हम लोग वो दोनों से भी तो निकाल सकते हैं, है ना? वो x और y और फिर वो वाला 5 और 6 को लेके। वो से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम इसको x1 y1 ले रहे हो, आपको यहाँ पे ना हमेशा वेरिएबल y1 और x1 जिसको जो चीज इधर रहेगा ना उसी को यहाँ लेना है। समझ में आ रहा है ना? अगर तुम इसका उल्टा निकालता, तुम अगर यहाँ 3 - 6 लिखता और 2 - 5 लिखता, तो यहाँ पे कौन कौन आता? 6 और 5 आता। तो यहाँ पे भी तुम 6 5 ले। हम क्या बोल रहे हैं, आप पहले से ही क्या करना ना, जो भी पॉइंट्स दिया रहेगा ना उसमें से एक को x1 y1 नाम दे देना और एक को x2 y2। समझ में आया ना? और यहाँ पे फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। तो इससे हम लोग का स्लोप निकल गया। अब यहाँ पे जो हम रैंडम पॉइंट लिए ना, उसको हम क्या लेने बोल रहे हैं, उसको कंसीडर करो एज ए x2 y2। तो उससे तो x1 y1 ही माइनस करोगे ना, उसको थोड़ी माइनस करोगे। नहीं, उसको नहीं करेंगे। और अगर तुम इसको x1 y1 लिए हो तो तुम यहाँ पे, और इसको x2 y2 लिए हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे तब? 3 - 6 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? 2 - 5। हाँ। तो यहाँ पे y1 कौन है? 6 है और x1 कौन है? 5 हो गया। हाँ। तो फिर तुमको यहाँ पे तुम ले सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कुछ और ऑर्डर में लिए हो, यहाँ पे कुछ और ऑर्डर में लिए हो, तो इक्वेशन नहीं आने वाला सही, तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना कि हम, अरे सिंपल सा चीज़ है, हम यहाँ पे जो ले रहे हैं ना माइनस में, वो यहाँ पे भी माइनस में वही ले, हम बस इतना बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। तो सबसे पहला चीज़ याद रखना, अगर कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। इसको समझाने के लिए ऐसे समझा रहे, देखो ये सोच लो हमारा है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या होगा, ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही एंगल बनाएगा। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। समझ में आया कि नहीं? तो इसका tan थीटा का जितना वैल्यू है इसका भी तो उतना ही आएगा ना। तो इसीलिए कभी दो लाइन अगर पैरेलल होता है, जैसे ये L1 है और ये L2, और अगर L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, मतलब M1 विल बी इक्वल टू M2, क्योंकि स्लोप के लिए M सिंबल यूज करते हैं। तो इसका स्लोप हो गया M1 और इसका स्लोप हो गया M2। समझ में आएगी? ये एक चीज याद रखना, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा लिखिए। सोच लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है ऐसे, और दूसरा लाइन जो है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसका स्लोप सोच लो M1 है और इसका स्लोप कितना है? M2 है। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। किसी को जानना है कि क्यों होगा? जिसको जानना है तो हम बताएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ट्रिग्नोमेट्री हम अभी तक पढ़ाए नहीं है, तो किसी को रोना धोना नहीं आएगा ना। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में, तुम लोग समझ पाएंगे नहीं वो प्रॉब्लम। कितना बड़ा है? अभी तो किए इतना ही दूर, अच्छा, वही तो कर रहे थे। अच्छा, वो उसको लिखना नहीं था ना, अभी लिखेंगे हम, तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी नहीं। ओके, मेरा बात सुनो। अरे तो समझते हैं। इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप थीटा। समझ में आया ना? हाँ। इसका स्लोप मतलब M1 कितना होगा? tan थीटा। स्लोप ऑफ किसका है? स्लोप ऑफ L1। समझ में आया ना? अब देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा प्लस 90। तो 90 माइनस थीटा होगा। नहीं विश्वास है? देखो थीटा प्लस 90। अरे देख लो। अरे ये थीटा है, ये 90 है, इसको x ले लेते हैं। तो थीटा प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 180। ये ट्राइंगल में तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब विश्वास है? तब नहीं था। ठीक है, अभी मेरा बात सुनो। लेकिन स्लोप तो इससे नहीं निकलता है। नहीं, स्लोप x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है, इधर से निकलता है। स्लोप इधर वाला एंगल से निकलता है, इधर वाला एंगल से नहीं। तो हम लोग को इसके लिए कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा? ये वाला। इसको y ले लेते हैं। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180, y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस x। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। निकाले है ना? तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब मेरा बात सुनो, ये समझ में आ गया।
तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा m2 का? m2 का स्लोप कैसे निकलेगा, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 का स्लोप कैसे निकलेगा? tan, जो इसका ये एंगल है, हाँ। इस एंगल का वैल्यू कितना है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ गया। यहाँ तक पूरा लिखिए। दिस इम्प्लाइज tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कुछ बोलने जा रहे हैं, सुन के अजीब लगेगा, इसीलिए बोले थे समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा। tan 90 प्लस थीटा ना माइनस कॉट थीटा होता है, हाँ, ऊपर में इसको। ठीक है? हाँ। और कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। तो m1 और m2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू m2, तो m1 का वैल्यू कितना है? 10 थीटा, और m2 का वैल्यू कितना? -1/10 थीटा। तो कट के कितना आएगा? -1। इसीलिए m1 और m2 का वैल्यू -1 होता है। सर बस वो बता दीजिए कि tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा कैसे इसको बताने जाएंगे तो मेरे को बहुत कुछ बताना पड़ेगा। ये देखो, आप बता ही देते लोग। नहीं 0 से 90 डिग्री, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री के बीच में सब कोई पॉजिटिव होता है, हाँ। चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी हो। हाँ, हाँ। लेकिन 90 क्रॉस करते देरी साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ। और 180 क्रॉस करते देरी टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और 270 क्रॉस करते देरी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये है tan 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब 90 क्रॉस हो चुका है, हाँ। किसका घर में आ चुका है? कॉसेक और सेक। कॉसेक और साइन तो जब ये 10, ये तो 10 का घर नहीं है ना, किसका घर है? साइन और कॉसेक का। साइन और cosec तो जब ये किसी और का घर में घुसता है तो इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, हाँ। क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव, इसमें सिर्फ कौन पॉजिटिव हो सकता है? कॉसेक और साइन। तो इसमें तो 10 नहीं है ना, नहीं। इसलिए 10 का वैल्यू उसमें जाके नेगेटिव हो जाता है। तो ये 11 का कॉन्सेप्ट है। सर यहाँ पे कॉट ही क्यों लिखे, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा है बाबू, एक झापड़ देंगे ना, गणपति सिखा देंगे। क्लास 9, अच्छा तुम लोग जान रहा है क्लास 9 सर हम लोग कोरोना वायरस था। क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट साइन। तो जहाँ पे भी 90 आ जाता है तो tan कॉट में बदल जाता है, 90 होने से साइन कॉस में बदल जाता है। तो याद है कि भूल गया। हाँ। तो देखो, एक लाइन का इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सोच लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और मान लो ये एक लाइन है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है? तो एक लाइन का इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें ये जहाँ पे y एक्सिस को कट करता है ना, ये y एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है? वहाँ कोऑर्डिनेट होता है 0, c। ये जो c है ना, इसी c को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। समझ में आया? अरे y एक्सिस को जहाँ पे ये लाइन कट करता है वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, c। c क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ का x का वैल्यू तो 0 है ना, और y का वैल्यू क्या है? c है, इसलिए 0, c होगा कि नहीं यहाँ का कोऑर्डिनेट? उसके अलावा इस लाइन का भी अपना एक एंगल है, यहाँ पे थीटा है कि नहीं? तो एंगल होने के कारण इसका भी क्या होगा? स्लोप होगा। अरे होगा कि नहीं स्लोप? तो जब किसी लाइन का इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसको कैसे लिखा जाता है? y इक्वल टू mx प्लस c। समझ में आया? जहाँ पे ये c क्या है? ये है इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन में रह होता है कि इंटरसेप्ट कौन सा एक्सिस में होगा, कैसे पता चलेगा? इस साइड आपको देखना है। अगर इस साइड y एक्सिस है तो इंटरसेप्ट कौन सा एक्सिस में होगा? y एक्सिस में। और अगर चलो ये इक्वेशन ऐसे लिखा रहता है x इक्वल टू my प्लस c, तो ये इंटरसेप्ट कौन सा एक्सिस में होता? x एक्सिस में। तब ये कुछ ऐसा रहता, मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट होता, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? c, 0। इस लाइन का इक्वेशन कैसा होता? ये होता, क्योंकि ये कहाँ पे कट किया है? x एक्सिस को। ये x एक्सिस को कट किया है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू my प्लस c। लेकिन ये क्योंकि y एक्सिस को कट किया है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट उसी लाइन में होता, इंटरसेप्ट उसी एक्सिस में होता है जो एक्सिस का वैल्यू यहाँ होता है। तो यहाँ पे y एक्सिस है, इसलिए इंटरसेप्ट
वाई एक्सिस में हुआ है। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इस टाइप वाला को पूछा जाएगा, ये वाला नहीं पूछा जाएगा। ये वाला भी 11-12 का है। तो बता के पाप कर दिए, मिटा देते हैं। नहीं, 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 निकले ले लीजिए। नहीं मिटा दीजिए निकले तो शादी दी आपको तो। और बाकी ये क्या है, एम क्या है, स्लोप स्लोप है। और हम लोग जानते हैं इक्वेशन ना एक्स और वाई, हम लोग जानते हैं इक्वेशन एक्स और वाई वेरिएबल में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए एक्स और वाई वेरिएबल है। अभी हमने 2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिससे आपका सारा चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सर वो सी हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाला मिलेंगे ना, उधर पॉजिटिव वाला मिलेगा ना सी। नहीं, सी का बोल नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए ऐसा हो गया था, ऐसे हो गया था, यहाँ पे भी तो सी है, ये 0, माइनस, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये जनरल इक्वेशन है। सी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसका इक्वेशन भी यही होगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब ये प्लस वाई एक्सिस में कट कर रहा है, अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाई एक्सिस में कट। सेम चीज इसके लिए भी है। अगर सुन लो इसका वैल्यू अगर ये वाला नेगेटिव आता तो ये कुछ ऐसा रहता, इधर कट करता, ये माइनस C,0 होता। समझ में आ रहा है कि? तो ये सी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये जनरल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो इसको मिटाएं, और आप लोग को यही वाला याद रखना, ये वाला नहीं। तो इधर क्योंकि y एक्सिस है इसलिए इंटरसेप्ट कौन सा एक्सिस में है, y एक्सिस, ये y एक्सिस ये वाला, और ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = x+1, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = √3x-1। ये जो लाइन है वो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, θ1। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, θ1। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y = x+1, तो y = x+1 लिख लिया। और हम लोग जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, y = mx+c। तो ये इंटरसेप्ट हो गया 1, और बाकी यहाँ पे m है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब m का वैल्यू 1, और m जो होता है स्लोप होता है, तो स्लोप का वैल्यू 1 हो गया। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है, θ1, इसलिए हम यहाँ पे tan θ1 लिखे। और tan का किस एंगल के लिए वैल्यू 1 आता है, 45 के लिए, तो tan 45 का वैल्यू 1 आता है, तो tan कट गया, तो θ1 का वैल्यू कितना है, 45। हाँ ये 45 आया, गलती से हम उसको लिख दिए, ये कितना आ गया 45। अब देखो ये लाइन सबको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो इसको भी हम लोग क्या किए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन से रिलेट कर दिए। इंटरसेप्ट हो गया -1, और बाकी स्लोप का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, √3। tan का किस एंगल के लिए √3 वैल्यू आता है, 60 डिग्री के लिए। और यहाँ पे हम θ2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये वाला लाइन कितना एंगल बनाया, तो स्लोप का वैल्यू हो गया √3, और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan θ, और क्योंकि यहाँ पे θ2 बना रहा है इसलिए हम लोग tan θ2 लिखे हैं। और √3 किसका वैल्यू है, tan 60 का, तो tan कट जाएगा, तो θ2 का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये वाला हो गया 60 डिग्री। ये समझ में आया? अब आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, हम लोग जानते हैं ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल ऑपोजिट एंगल का सम होता है। तो θ2 = हो जाएगा θ + θ1। तो θ2 का वैल्यू 60 है, θ का वैल्यू पता नहीं है, और θ1 का वैल्यू है 45। तो ये हो जाएगा 60 - 45 = 50। समझ में आया? इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन देगा तो एंगल उंगल निकाल सकते हो। थोड़ा सा लिखिए, एक और क्वेश्चन बताएंगे। लिखा है एक लाइन है जिसका इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x - 4y + 12। एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, 3x - 4y + 12 = 0। ये एक लाइन है। आगे लिखा है, थोड़ा सा आगे लिखा है, ये लाइन ना x एक्सिस को मीट कर रहा है। किसको मीट कर रहा है, x एक्सिस। तो ये लाइन ना कहीं पे किसको मीट कर रहा है, x एक्सिस पे, और उस जहाँ पे वो x एक्सिस को मीट कर रहा है ना, उस पॉइंट का नाम क्या है, P है। तो सीधा सा बात है, जहाँ पे x एक्सिस को मीट करेगा वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0। क्योंकि x एक्सिस पे तो सिर्फ x का ही वैल्यू होगा ना, y का वैल्यू तो होगा नहीं। समझ में आया? आगे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P। आपको पॉइंट P से एक लाइन पास हो रहा है, उसका क्या निकालना है, इक्वेशन। आपको किस लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो पॉइंट P से पास हो रहा है। आगे और भी दिया है, आगे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू द लाइन। आगे लिख दिया कि ये जो लाइन है ना वो किसी और लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है,
3x प्लस 5y 3x प्लस 5y माइनस 15 इजकल टू 0। एक बार स्टार्टिंग से बोल दे रहे हैं, ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस को मीट कर रहा है, तो जहाँ पे x एक्सिस को मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम है P, और x एक्सिस का वैल्यू, x एक्सिस पे जहाँ पे भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे सिर्फ x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू तो होगा नहीं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट है x, 0। आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि किससे पास कर रहा है, P से, और साथ ही साथ ये जो लाइन है ना वो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इतना तक समझ में आया? तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, देखो ये लाइन जो है, ये जो लाइन वो इस पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं? हाँ। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को ओबे करेगा, हाँ। क्योंकि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का एक हिस्सा है। ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन का भी एक हिस्सा है कि नहीं? सही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, x, y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 प्लस 12 इजकल टू 0, तो 3x इजकल टू हो जाएगा माइनस 12, x इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस 4। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कितना पता चल गया, -4, 0। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला लाइन जब इस पॉइंट को क्रॉस किया ना तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना था, -4, 0। कैसे निकला समझ में आया? क्योंकि ये पॉइंट भी इस लाइन का एक हिस्सा है, क्योंकि एक लाइन बहुत सारा पॉइंट को मिला के बनता है, तो ये पॉइंट भी तो इस लाइन का एक हिस्सा हुआ ना। नहीं समझ में आया? इससे मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। दूसरा चीज देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो 5y इजकल टू -3x प्लस 15 लिख सकता हूँ, y इजकल टू -3y 5x प्लस 15y 5 लिख सकता हूँ। दिस इजकल टू y इजकल टू -3y 5x प्लस 3 लिख सकता हूँ। अरे क्या किए देखो, ये 3x को उधर भेज दिए, 15 को भी उधर भेज दिए, अब 5 को दोनों में डिवाइड कर दिए। अब मुझे रुचि बताओ, इसको मैं अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट करूं तो ये इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ वाला वैल्यू क्या हो गया, -3y इसका स्लोप हो गया। हाँ। ये किसका स्लोप हुआ, इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप कितना निकला, इसको m1 ले लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आया, -3/5। यहाँ तक समझ में आया? अब अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया तो मैं इस लाइन का स्लोप पता कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और हम लोग जानते हैं जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा -1/m1, -1 बाय कितना वैल्यू है m1 का, -3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। नहीं समझ में आया? तो इससे मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया, इस लाइन का स्लोप पता चल गया कितना, 5/3। अब देखो मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता है और मुझे एक पॉइंट भी पता है जिससे ये पास कर रहा है, तो अब हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आप लोग यहाँ तक लिखो। देखो हम लोग जानते हैं स्लोप इजकल टू होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। हाँ। लेकिन हम लोग y2 - y1 बाय x2 - x1 से स्लोप कब निकालते हैं, जब हम लोग को दोनों पॉइंट दिया होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दिया है, तो हम लोग एक पॉइंट को रैंडमली क्या ले लेंगे, एक्स वाई, क्योंकि जब हम लोग को इक्वेशन निकालना रहता है तो हम लोग रैंडम एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, x2 y2, और ये हमारा क्या हो गया, x1 y1, x1 y1। तो हम लोग का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 - y1 बाय x2 - x1। तो y2 का वैल्यू कितना है, y है, और y1 का वैल्यू कितना है, 0। x2 का वैल्यू कितना है, x है, और x1 का वैल्यू कितना है, -4 है ना। और स्लोप का वैल्यू कितना है, स्लोप का वैल्यू 5/3 है ना। ये हो जाएगा y बाय x प्लस 4। इसको अगर हम लोग अरेंज कर देंगे तो ये जाएगा 5x प्लस 20 इजकल टू 3y, 5x माइनस 3y, इसको मिटा दे रहे, ठीक है, 5x माइनस 3y प्लस 20 इजकल टू 0। समझ में आया? तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। चेक करो देखो सही है कि नहीं। हाँ सर सही है।